हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्लीट अचीवमेंट एकेडमी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 8 जनवरी 2022 को आपका जो ऑनलाइन एग्जाम 8 जनवरी 2022 को आपका जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, हम डेली है ना सीक्वेंस वाइज जब तक जो भी ऑनलाइन एग्जाम हो चुके हैं उनके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आपको पर्टिकुलर बता के कर रही हूँ कि हम कौन सी डेट का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कोई डाउट भी ना रहे आपके मन में और एक कॉन्फिडेंस भी आए कि हाँ, अब मैं प्रीवियस ईयर पेपर लगा चुका हूँ। अब है ना, मैं काफ़ी अच्छे नंबर ला के आने वाला है। मुझे पता चल गया है कि सीटेट किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, उसका पैटर्न क्या है। ओके, तो चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन। पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है। ग्लोब ग्लोब तो आप सबने देखा होगा। ओके, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे है, मतलब जहाँ पर हमारा इंडिया है तो इंडिया के अपोजिट कुल मिला के है कि इंडिया के अपोजिट कौन सा देश पड़ेगा। देखो, ये 3D है ग्लोब, थोड़ा यहाँ पे तो इतना समझा नहीं सकती मैं, पर जो इंडिया के अपोजिट हमारी कंट्री पड़ेगी, देखो ऑस्ट्रेलिया तो नीचे रहेगी, इंडोनेशिया भी इंडिया के नीचे होगी, युगांडा यहाँ पर होगा अफ्रीका में। तो इंडिया के जो अपोजिट कंट्री पड़ेगी वो पड़ेगी हमारी अर्जेंटीना, जो है आपकी साउथ अमेरिका में। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती है किस राज्य का भाग है। देखो, पोचमपल्ली जो है वो आपका तेलंगाना का भाग है। मैं थोड़ा तेज डिस्कस करूँगी क्योंकि मैंने देखा है अगर मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाती है तो आप लोग उसको अवॉइड करते हो, देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर हम 30 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना तो 30 मिनट लगना तो स्वाभाविक है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आज कम से कम टाइम में आपका पेपर मैं डिस्कस करूँ। ओके, और बाकी आप कमेंट करके बताइए कुछ। नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं है। देखो, प्याज की खेती के स्टेप दिए गए हैं तो आपको बताना है कौन सा स्टेप इनमें से करेक्ट होगा। तो सबसे पहला स्टेप देखते हैं कौन सा। सबसे पहला स्टेप होगा बी, गुड़ाई करना, मतलब जमीन को पहले खोदेंगे, हम डिगिंग करेंगे जमीन की, तभी तो कुछ बोएंगे उसमें। डिगिंग के बाद फिर हम क्या करेंगे, बीज डालेंगे उसमें। पहला बी हो जाएगा, दूसरा सी हो जाएगा, बीज डालेंगे। सबसे पहले डिगिंग करेंगे फिर बीज बोएंगे उसमें। फिर थर्ड नंबर का हमारा जो स्टेप होगा वो होगा हमारा क्या, खरपतवार हटाएंगे, मतलब जो एक्स्ट्रा घास फूस वगैरह है वे हटाएंगे उसको। फिर हो जाएगा हमारा ए। ओके, फिर होगा हमारा प्याज को उखाड़ना, प्याज को उखाड़ने का स्टेप। फिर हो जाएगा आपका ई, और नेक्स्ट होगा आपका प्याज के ऊपर की सूखी पत्ती को हटाना। यहाँ पे जो स्टेप लिखे हैं ना उनका सीक्वेंस हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर लास्ट का स्टेप होगा डी। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा BCAED, तो ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पुस्तक में गोलकुंडा के किले का, देखो इस टाइप के हम कितने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आपकी बार अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ना तो आप फटाफट उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को। किसी पुस्तक में गोलकुंडा के किले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया है। पैमाना क्या है हमारा कि 1 सेंटीमीटर जो इक्वल है हमारा 110 मीटर के इक्वल है। तो मानचित्र पर इब्राहिम बुरुज और मासा बुरुज के बीच की दूरी 13.3 सेंटीमीटर है। इन दोनों ब्रुजों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग है, ये हमें बतानी है। तो चलिए देखते हैं क्या होगी इनकी। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो डायरेक्ट जो हमें दी हुई है, जो डिस्टेंस हमें दी हुई है 13.3, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 110 मीटर से, तो ये आंसर आपका कहीं में आएगा, ये आंसर आपका मीटर में आएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 1463 मीटर। तो इसको अगर किलोमीटर में, क्योंकि आंसर हमारे ऑप्शन हमारे किलोमीटर में है, इसको अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 1463 डिवाइड 1000। डिवाइड करने के लिए 3 जीरो है तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, इधर से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.463 किलोमीटर। कौन सा है, 1.463 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक रूल, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा दिया हुआ है, देखो 1.463 ये आंसर है आपका, पर आंसर इसमें 2 पॉइंट तक ही दिया हुआ है, 2.1.4 तक। अब हमें देखना है कि जो अंक हम छोड़ रहे हैं, छोड़ने वाला जो लेटर है वो हमारा 6 है। अगर ये 5 से बड़ा है तो 6 के पहले लेटर में 1 जोड़ देते हैं, मतलब ये 1.5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 5 से छोटा कोई लेटर होता है, यानी 6 की जगह 4 वगैरह होता, तो फिर आंसर हमारा 1.4 ही रखते। देखो ऑप्शन है 1.4 और 1.5 दोनों है, तो आपको कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1.5। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से अल-बरूनी जो एक विद्वान थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण, अल-बरूनी जो थे वो हमारे देश में आए थे
फारस के रहने वाले थे, उज्बेकिस्तान के थे मेनली, है ना, जिन्होंने हमारे देश में भ्रमण हजारों वर्ष पूर्व किया, उनके बारे में सही कथन चुनिए। वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और जो प्रेक्षण किया उसके बारे में लिखा, जो जो हमारे देश में देखा उसके बारे में लिखा, करेक्ट बात है। वे अफगानिस्तान से आए, देखो अफगानिस्तान से नहीं, फारस से आए थे, मतलब उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट, उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी, मतलब उन्होंने उन चीज़ों का जिक्र किया जो उनके देश में नहीं थी, हमारे देश में अलग थी, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, लिखा है उन्होंने इसके बारे में। उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो बुक उन्होंने लिखी है उससे हमें काफ़ी आइडिया लगता है कि उस टाइम पर हमारा देश कैसा था, क्योंकि ज़्यादातर हम सोचते हैं कि जो विदेशी यात्री जो आए थे हमारे देश में वे बायस्ड नहीं होंगे, हालांकि उनका कुछ पूर्वाग्रह तो होगा, अपनी सोच होगी, अपने कुछ विचार होंगे। ये देखते हैं, उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया है, तो ई ऑप्शन आपका, तो ई ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा, ये उन्होंने उल्लेख किया है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी नहीं होगा और बाकी सब होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सी डी ई, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए सी डी ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए, सांप, छिपकली, मेंढक, घड़ियाल, मगरमच्छ। निम्न में से वह विशेषता चुनिए जो सभी जानवरों में पाई जाती है। देखो जानवर कौन कौन से हमारे पास, सांप, छिपकली, मेंढक, घड़ियाल। देखो जो सी टैट में है ना, छिपकली का जो मीनिंग है उन्होंने टर्टल दिया है, पर टर्टल नहीं होता, टर्टल मीन्स क्या होता है, वो कछुआ होता है, पर ये मैं एज इट इज जो आपके पेपर में दिया हुआ एज इट इज इस तरह करा रही हूँ बिना कुछ फेरबदल के, ताकि आपको पर्टिकुलर जो पेपर में पूछा हुआ है उसी लैंग्वेज में सब कुछ आपको मिल सके। इनका 3 कोष्ठक का हृदय होता है, ऐसा नहीं होता। ये अंडे देते हैं, देखो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाए। इन सारों में ये सिमिलरिटी है कि ये सारे के सारे अंडे देते हैं, अंडे देने वाले जीव है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित, कहाँ पर, अहमदाबाद गुजरात में स्थित भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई, देखो भारत का मानचित्र है, भारत का जो मैप है ये हमारा इंडिया का मैप होगा, बनाना सीख लो भाई, अब तो लर्न कर लो इंडिया का मैप, वैसे भी ज़रूरी है, आप एग्जाम के लिए ज़रूरी है, पर फिर भी अपना देश है पता होना चाहिए इतना तो देखो इंडिया के मैप में क्या बोला है हमें, इन्होंने बोला है कि इंडिया के मैप में दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली है और अहमदाबाद कहाँ पर है हमारा, गुजरात में। ओके, तो एक लाइन खींचो, सीधी लाइन अहमदाबाद और दिल्ली के बीच, तो फिर क्या होगा, तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी। देखो डायरेक्शन का क्वेश्चन आपके बारे में इन्होंने किस तरह बनाया है, तो दिशा बताने के लिए आपको आदत जहाँ से निकालनी हो वहाँ पर क्या कर दो, प्लस का सिंबल बना दो, फिर देख लो डायरेक्शन। अहमदाबाद से दिल्ली की पूछिए, दिल्ली से अहमदाबाद, अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा पूछिए, तो अहमदाबाद पे प्लस बनाओ। ओके, तो ये वाली डायरेक्शन होगी, ये वाली डायरेक्शन मैंने आपको कौन सी बताई थी, ये ईस्ट होगी और ये नॉर्थ होगी, तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ ईस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्या, ये वाले क्वेश्चन भी आपके काफ़ी आते हैं चाल वगैरह के। कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी है, किलोमीटर है देखो ध्यान रखना, 2 घंटे में तय करती है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी हमारी 144 है, टाइम हमारा 2 घंटे है, तो 2 से इसको डायरेक्ट काट लीजिए, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 72 किलोमीटर पर आवर आ गया। इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में बतानी है, पर हमें मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 4 जा 72, 4 5 जा 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त होता है तो लोग एकत्र होते हैं, मतलब इकट्ठे होते हैं और त्यौहार मनाते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, मजे करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, तो ये कौन सा डांस करते हैं, कुल मिला के पूछा है कि मिजोरम का जो डांस है वो कौन सा है। तो मिजोरम का डांस हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, चिराओ या चिराओ ये होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये वाला डांस फसल का काम जब समाप्त होता है तब ये लोग ये वाला डांस करते हैं, चिराओ डांस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों की एक स्पीसीज या प्रजाति है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है। देखो जो आदमी है वो तो काम कर रहा है, घोंसले बना रहा है, और मादा उनको देखेगी और वह उस घोंसले को चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। तो ये कौन सी स्पीसीज है ये हमें बताना है। कोयल, देखो कोयल तो नहीं है इसकी, शकरखोरा नहीं होगा, बसंत गोरी नहीं होगी, ये होगी आपकी वीवर पक्षी, वीवर बर्ड, तो ऑप्शन नंबर बी इसका, सी ऑप्शन नंबर बी, ये थोड़ा उल्टा लिखा गया, ये करेक्ट हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, देखो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में, 8 है। कौन कौन से है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी,
दिल्ली, चंडीगढ़, क्योंकि नेक्स्ट कोई पेपर में भी तो क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, या निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश, सही मीनिंग इसका संघ शासित प्रदेश है। लद्दाख, पुडुचेरी कितने हो गए 1 2 3 4, अच्छा एक दमन दीव दादर नागर हवेली, दमन दीव दादर नागर हवेली, इनको मर्ज कर दिया गया था 26 जनवरी 2020 को। जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया था 2019 में। और एक हो गया हमारा लक्षद्वीप, और एक हो गया हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ये हमारे 8 यूटी है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। दिल्ली तो हमारी कैपिटल ही है, ओके, राजधानी है हमारी दिल्ली तो। और चंडीगढ़ एक ऐसा यूटी है जो यूटी होने के साथ साथ 2 राज्यों की राजधानी भी है, किसकी, पंजाब और हरियाणा की। राजधानी के साथ साथ ये एक यूटी भी है, चंडीगढ़ एक ऐसा, ये वाला क्वेश्चन ही बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए जीव क्रम से हैं जंतुओं के किस वर्ग के है। देखो इनका वर्ग पूछा है, किस वर्ग के, कौन कौन से जीव दे रखे हैं हमें, छिपकली, चमगादड़, कलचीडी और बिच्छू। जो छिपकली है वो तो सरीसृप होगी, चमगादड़ एक स्तनधारी है, कलचीडी क्या है, कलचीडी एक तरह की पक्षी है जिसे हम इंडियन रोबिन भी बोलते हैं, इंडियन रोबिन बर्ड, ओके। और बिच्छू क्या है, बिच्छू आपका एक कीट है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, सरीसृप, छिपकली और चमगादड़ स्तनधारी हो गई, कलचीडी एक पक्षी हो गई और बिच्छू एक कीट हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्यनाथ एक सपेरा है, जब वह अपना वाद्य यंत्र या बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्य यंत्र या बीन पर अनुक्रिया करने के कारण है। देखो सांप बीन पर जो डांस करता है, कुछ रेस्पॉन्स देता है, वो क्यों देता है, उसका क्या रीजन है। बीन की मधुर गंध है, नहीं ऐसा कुछ नहीं गंध। सांप अपने बाहरी कानों के बीच उत्पन्न ध्वनि को सीधे सुन लेता है, सांप के बाहरी कान होते ही नहीं, आपने पढ़ा भी होगा। आंखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण ना करना, ये भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीन द्वारा उत्पन्न कंपन। बीन से जो कंपन उत्पन्न होते हैं ना जमीन में, उसके अकॉर्डिंग सांप है ना रेस्पॉन्स देता है, तो बीन से उत्पन्न कंपनों के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीन से उत्पन्न कंपनों से जमीन पर होने वाले संचरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो अब पेडागोजी स्टार्ट हो गई। पेडागोजी काफी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण, मतलब कि संरचनावादी दृष्टिकोण, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से सबसे अधिक मेल खाता है। चलिए देखते हैं जी। उनके अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों की तस्वीर का उपयोग करना। ये कह रहे हैं जानवरों के कानों की तस्वीर का उपयोग करना। ये पास के बगीचे से विभिन्न प्रकार के पत्ते तोड़कर उनकी रूपरेखा बनाना, या एक किले की विभिन्न संरचनाओं के उपयोग की व्याख्या के लिए ग्राफिक्स का आयोजन करना। क्वेश्चन क्या था हमारा, कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण को सबसे अधिक महत्व देता है। संरचनावादी जिसमें मतलब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होगी, ज्ञान का निर्माण होगा एक तरह से। तो चलो देखते हैं। एक किले की विभिन्न संरचनाओं के उपयोग की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक का उपयोग करना, या फिर विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। देखो ये सबसे सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। देखो आप लोग अगर देखते हो ना वीडियो, तो एक बार कमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे आइडिया लग सके कि आपको कितना समझ आ रहा है और आपको किस तरह की क्लास चाहिए। देखो डिस्ट्रैक्शन बहुत है, इससे बचना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको देखना है कि आपको सिलेक्ट करना है मैटर अपने एग्जाम के लिए, कि कम टाइम में आपकी अच्छी तैयारी, आप अच्छे मार्क्स कैसे ले पाओ, आप सीटेट क्वालिफाई कैसे कर पाओ। मैं चाहती हूँ आप क्वालिफाई नहीं, आप बहुत अच्छे 120+ नंबर लाओ। आने वाले टाइम में पता नहीं क्या हो जाए कि कल को आपके टीचर एग्जाम में सीटेट वगैरह के नंबर भी जुड़ने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सक्रिय शिक्षण मतलब एक्टिव लर्निंग, ओके। तो देखते हैं। छात्र सामपट पर लोगों द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का माइंड मैप बनाएंगे, ओके। अच्छा है ये। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। दो छात्र मिलकर फूल के उन विभिन्न भाग को सूचीबद्ध करेंगे जिसका उल्लेख ईवीएस पाठ्य पुस्तक में किया गया है। ये नहीं होगा। पोचमपल्ली साड़ियों पर एक वीडियो देखने के बाद छात्र साड़ियों पर बने विभिन्न प्रतिरूपों के चित्र बनाएंगे। ये भी नहीं होगा। छात्र इमारतों के निर्माण में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में श्यामपट्ट पर लिखी जानकारी को लिखते हैं। देखो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो बिल्कुल ही नेगेटिव जा रहा है। तो है ना एक्टिव लर्निंग का बताना, तो एक्टिव लर्निंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का माइंड मैप बनाएंगे। माइंड मैप बनाना, तो ये सबसे ज़्यादा इसमें एक्टिव रहेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाक शास्त्र पर
पाकशास्त्र मतलब कुकिंग। कुकिंग पर एक पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। देखो कुकिंग के बारे में पूछा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमाणिक कार्य होगा। चलिए देखते हैं। कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाना, छात्रों से गेहूं के आटे से बने व्यंजनों की सूची लिखने को कहना, अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना जहाँ छात्र व्यंजन बनाते हैं, कक्षा के बच्चों के लिए बगीचा बनाना जहाँ सब बच्चों को टमाटर मिर्च आदि ऐसे पौधे उगाने के लिए कहें। जब कुकिंग करानी है तो कुकिंग कराने का सबसे अच्छा ऑप्शन होगा आग रहित, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो आग रहित खाना बनाना हम उन्हें सिखा सकते हैं। ओके, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस के इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करें कि क्यों सिखा रहे हैं, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा जो हमारे ऑब्जेक्टिव को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं। देखो भावनाओं की बात हो रही है, प्रत्येक व्यक्ति अलग है, समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है, तो इसलिए हमें भावनाओं के बारे में सिखाया जाता है। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, बाकी के ऑप्शन देख लेना, आप पढ़ लेना एक बार इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उजायरा और शहमीर ग्लोब विभिन्न देशों को देख रहे हैं। देखो दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट है, उजायरा और शहमीर। तो ये ग्लोब है ना, कंट्री को देख रहे हैं। उजायरा देखो विभिन्न देशों के बीच रेखा बनी हुई है। देखो ग्लोब पर क्या होता है, ग्लोब है ना कुछ तो ऐसे पड़ी हुई लाइन होती है, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, कुछ वर्टिकल, कुछ ऐसे खड़ी हुई लाइन होती है इस टाइप की। ग्लोब पर आपने कभी ग्लोब को देखा होगा, इस टाइप की लाइनें होती है ग्लोब पर। इन लाइनों का जो एक जाल बनता है इसे क्या बोलते हैं हम, ग्रिड बोलते हैं। जो ये पड़ी हुई लाइन है इनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखा है, और जो ये खड़ी हुई लाइन है इनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं तो ये पूरे ग्लोब पर पाई जाती है। हमें क्या बताती है, लोकेशन बताती है, स्थिति वगैरह बताती है कि कौन सी डायरेक्शन में होगा, पर्टिकुलर देश कौन सी डायरेक्शन में होगा। ओके, अब देखो ये उजायरा क्या कह रही है। उजायरा देखो विभिन्न देशों के बीच रेखाएं बनी हुई है, क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं है। देखो ये पृथ्वी बनी है, हमने अपनी सुविधा के लिए ग्लोब पर बनाई है ताकि हम लोकेशन फाइंड आउट कर पाए कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, अच्छी तरह कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर है। क्योंकि जो ये लाइंस बनाते हैं हम, तो ये जो से लाइन बनाई हमने मिडल 0 डिग्री लैटिट्यूड हमने खींची तो ऊपर वाली डायरेक्शन को हमने नॉर्थ माना, नीचे वाली को साउथ माना। ऐसे ये वाली लाइन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड खींची तो इधर वाली जो डायरेक्शन होगी वो वेस्ट हो गई और इधर वाली जो डायरेक्शन होगी वो ईस्ट हो गई। ओके, तो ये शामिर इस किताब में भारत के मानचित्र में भी है। देखो ये कह रहा है कि शामिर जो ये लाइन है भारत के मानचित्र में भी है, विभिन्न राज्यों के बीच भी ऐसी लाइन्स है। तो ये उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सा प्रश्न, जो ये पाठ है ये इसलिए डाला गया है एनसीईआरटी में कि बच्चे है ना अक्षांश और देशांतर की अवधारणा को जान सके। इनमें से कौन सा प्रश्न उजायरा और शामिर को इन रेखाओं को बेहतर ढंग से समझाने में मदद करेगा। मतलब कि ऑप्शन में से हमें छांटना है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन होगा जो उजायरा और शामिर को बता सके, अक्षांश और देशांतर के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा सके। जो कितना बड़ा क्वेश्चन है, अब इसके ऑप्शन देखते हैं। पर आपको समझना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है वैसे, अगर आप समझ गए। आपके अनुसार सड़कों पर सफ़ेद रेखाएं क्यों बनाई जाती है। सफ़ेद रेखाएं का लोकेशन से क्या मतलब, हमें ऐसा ऑप्शन फाइंड आउट करना है इसमें थोड़ा लोकेशन वगैरह का दिखाया जाए, हम किस तरह से बनाते हैं। आप ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं। फोटो लेते समय आपके कैमरे की स्क्रीन पर ग्रिड रेखाएं क्यों नजर आती है। विद्यालय में लिखने के लिए लाइनदार कॉपियों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो चलिए देखिए इन ऑप्शन में से आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये होगा आपका, आप ज्यामिति में बिंदु को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं। ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है। मतलब कि कौन सा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है हमारा जो हमें ऐतिहासिक स्मारक, हमें जो चैप्टर पढ़ाना है बच्चों के लिए, जो यूज कर सकते हैं। विद्यार्थियों को पता चल जाएगा कि अतीत में स्मारकों के निर्माण के लिए पत्थर का उपयोग क्यों किया जाता था। छात्र ताजमहल की एक वास्तुशिल्प योजना को उचित पैमाने पर तैयार करेंगे। यह छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। छात्र ऐतिहासिक स्मारकों के महत्व को पहचानते हुए उन्हें संरक्षित करने में मदद करेंगे। जो ये चैप्टर दिया हुआ है क्यों दिया गया है, देखो इसका सबसे सटीक जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्री और उसके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। आपने छात्रों को बताया कि अगर गोंद की बोतल खाली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी। देखो, टीचर गोंद की बोतल ला के देता है और कहता है कि बच्चों इसमें ही काम चलाना है, आपको अगर खाली हो गई तो आपको नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उस गोंद का प्रयोग आपको किफ़ायती तरीके से करना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के विकल्पों पर विचार करने में मदद करेगी जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है। कि कौन सा ऑप्शन है हमारा जो छात्रों को सोचने पे मजबूर करेगा कि ऐसे और कौन से साधन है जो हमारे पास सीमित मात्रा में है, उनकी किफ़ायत से यूज करना हमारे लिए जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। एक पोस्टर लगाए जो दर्शाए कि किन प्रोजेक्ट में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किन में नहीं। ऐसा एक पोस्टर लगाए। अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ साथ ही उन छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहे जो चिपचिपी है। ओके, छात्रों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहे कि उन्होंने कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिया। छात्रों को गोंद में पानी मिलाकर उपयोग करने के लिए कहे। देखो, ऐसा नहीं है, छात्रों को है ना फाइंड आउट करने के लिए कहना है कि और कौन सी चीज़ है जो चिपचिपी है, ताकि बच्चों को पता चले कि कितनी मात्रा में ये चीज़ें अवेलेबल है, इन्हीं किफ़ायत से यूज करना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जो प्रयोग है उससे हम जो निष्कर्ष प्राप्त करेंगे तो कौन सा एक सबसे बेहतर उदाहरण है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, लिक्विड जो है कौन सा तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद को प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना, और फिर हमें देखना है कि कौन सा है ना जल्दी से बहता है। ओके, ये काफ़ी अच्छा है एग्जाम्पल। चलिए और देखते हैं। पता लगाने के लिए कि मानव आँख कितनी दूर तक देख सकती है, प्रत्येक छात्र को दूर से वर्णमाला पढ़ने के लिए कहना। देखो, ये तो नहीं होगा। कौन सी सब्जी जल्दी खराब हो जाती है जानने के लिए या गिनकर समझना कि कौन सी सब्जी सड़ जाती है, ये भी नहीं होगा। अपने ज़िले में अध्ययन यात्रा पर जाकर पानी के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना। देखो, हमें एक्सपेरिमेंट करना है, क्षेत्र भ्रमण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अंडरस्टैंडिंग विच लिक्विड फ्लो क्विकर बाय एडिंग ए ड्रॉप ऑफ ईच वन प्लेट एंड टिटलिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्न में से कौन आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है। देखो, ऋतुओं के विषय में बताना है, उसमें बताना है कौन सा एग्जाम्पल सबसे अधिक प्रासंगिक है हमारा। तो चलिए देखते हैं। तापमान, वस्त्रों, गतिविधियाँ, पौधों आदि के संदर्भ में ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच अंतर का वर्णन करना। छात्र को एक टोपी, बरसाती, एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना उनमें से इन्होंने किसका उपयोग किया। देखो, ये बिल्कुल सही होगा ताकि ऋतु का पता चले कि कौन सी ऋतु में हम छाते का यूज करते हैं, कौन सी ऋतु में हम स्वेटर वगैरह का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम उद्देश्य छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोग, मतलब कि कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इनके बारे में है ना स्टूडेंट को हमें बताना है। इसकी अवधारणा स्टूडेंट को समझाने से कॉन्सेप्ट समझाना है। तो कौन सा मूल्यांकन पर्सन इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है। हम कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं, लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं। देखो, ये इसका सबसे सटीक आंसर होगा। देखो, आपको पता होगा कि संचारी रोग कौन से होते हैं जो फैल जाते हैं, मतलब जैसे किसी को एक रोग हो गया, जैसे कोरोना वायरस होगा तो एक आदमी हो गया तो उसके पास अगर कोई दूसरा आदमी आएगा तो उसको भी लग जाएगा, तो इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। गैर संचारी रोग होते हैं जो नहीं फैलते, जैसे मधुमेह वगैरह हो गए। तो बच्चों को हम ऐसे समझाएंगे ना कि मधुमेह हो जाता है किसी को तो फिर वो मास्क नहीं पहनते, जबकि इसको कोविड-19 हो जाता है वो मास्क पहनता है। तो हम बताएंगे कि मधुमेह एक गैर संचारी रोग है और कोविड-19 क्या है हमारा संचारी रोग है, कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब फैलने वाली डिजीज है, तो इसलिए हमें मास्क पहनना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। एक टीचर का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या सोच रहे हैं कि बच्चों को है ना जो विश्व धरोहर स्थल है उनके बारे में सिखाया जाए और बेहतर ढंग से समझाया जाए। तो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी होगी इसका वो यूज कर सकती है। तो चलिए देखते हैं। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, एनिमेटेड वीडियो, आभासी वास्तविकता, वर्चुअल रियलिटी या ग्राफिक डिजाइन। देखो, सब में है ना कुछ एज इट इज दिखाना है ना बच्चों को, एज इट इज समझाना है ना हमारी धरोहर ऐसी है, तो इसके लिए वो आभासी वास्तविकता या वर्चुअल रियलिटी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एज इट इज जैसी हमारी इमारतें वगैरह धरोहर होगी, एज इट इज उसकी जो है ना डिजाइनिंग बनाएंगे और बच्चों को दिखा सकती है उसको, वर्चुअल रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक खाद्य परिरक्षण
की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? खाद्य संरक्षण की मतलब भोजन को हमें ना संरक्षित कर सकते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मतलब इसको हम संरक्षित कर सकते हैं? कुल मिला के ये बात है। देखो पापड़ को भी हम संरक्षित कर सकते हैं बना के, चिप्स वगैरह को भी, दही को और कच्चे आम को नहीं कर सकते। तो पापड़ और चिप्स इसके आंसर हो जाएंगे। देखो आयोग ने भी आपके दोनों ही आंसर सही माने हैं, ए एंड बी इसके आंसर हो जाएंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। अन्योन्याश्रयता मतलब कि किसी पर डिपेंड होना, कि हम किस पर आश्रित है इस तरह से। तो निम्न में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? खेल का परित्यक्त मैदान, कूड़ा एकत्रित करने की जमीन, पुलिस थाने या नाई? इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल होगा नाई, क्योंकि नाई पर सब मोस्टली बाल कटवाने के लिए नाई पर डिपेंड होते हैं। तो ये उदाहरण हो जाएगा आपका अन्योन्याश्रयता का। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं एक और सेट के साथ।